नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपको सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। आप सबका आशीर्वाद मिले, आप सबका स्नेह मिले, आप सबका मत और समर्थन मिले और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आपके मत और समर्थन से जो मत और जो समर्थन जो आशीर्वाद श्री अजय टम्टा जी को मिलेगा वो सीधे सीधे मोदी जी को मिलेगा। और उन्होंने पिछले एक दशक से सांसद के रूप में एक सेवा की है। मैं अजय टम्टा जी के बारे में एक दिलचस्प बात आपको बताना चाहता हूं कि वो बहुत कम बोलने पर विश्वास करते हैं, लेकिन जितनी बार भी वो मेरे पास आए उन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं करी कि कोई काम मेरा निजी करवा दो, किसी का करवा दो। जब भी आए कभी कहते हैं ताड़ी के क्षेत्र में ये करना है, कभी कहते हैं रानी के क्षेत्र में करना है, कभी जो है भिकिया सेड़ में करना है, कभी रोड का करना है। हमारे प्रमोद नैनवाल जी साथ में आए थे तो ये हमेशा इस क्षेत्र की बात करते थे, आप लोगों की जो समस्या है उसकी बात करते थे। और अभी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। युवाओं ने भर दिया हमें पुष्कर धामी, पुष्कर धामी। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। प्रमोद नैनवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रमोद नैनवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलो भाइयों बहनों, मैं समझ रहा हूं कि आपके अंदर जोश और जुनून दोनों भरा हुआ है और इस जोश और जुनून को 19 तारीख तक बरकरार रखना है। हम सबका ये दायित्व है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जो उन्होंने 10 वर्षों तक इस देश की सेवा की है, एक एक पल और एक एक क्षण भारत मां को समर्पित किया है। देश के 140 करोड़ माताओं बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए, देशवासियों के लिए लगाया है। उसका परिणाम, उसका फल मिलने का समय आ गया है। इसलिए फल देने का काम देश की जनता करेगी, हम सब लोग करेंगे, आप सब करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर जो विकास की गाथाएं, नई गाथा आज देश के अंदर लिखी जा रही है। मोदी सरकार की योजनाएं गरीबों के लिए है, पिछड़ों के लिए है, देश के सीमांत क्षेत्रों के लिए। भाइयों बहनों, क्योंकि मोदी जी स्वयं एक गरीब परिवार में पैदा हुए हैं। आप जानते हैं कितने सामान्य परिवार में पैदा हुए, इसलिए उन्होंने वो सब गरीबी नजदीक से देखी है। एक गरीब को किन बातों की समस्याएं होती है, कितनी परेशानियां, कितनी चुनौतियां उसके जीवन में होती है, उन सब का सामना उन्होंने किया है। इसलिए उनके 10 वर्षों का जो कालखंड है वो केवल और केवल गरीबों के कल्याण को समर्पित रहा है, गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। माताओं बहनों को, गरीबों को, नौजवानों को, युवाओं को, देश के किसानों को समर्पित रहा है। उन्होंने गरीब के कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई हम सब जानते हैं, उज्ज्वला योजना, किसान समृद्धि योजना, पीएम आवास योजना, आयुष्मान योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना समेत अनेक अनेक योजनाएं, जिसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो कई घंटे लग जाएंगे, लेकिन ये योजनाएं पूरी नहीं होंगी। भाइयों बहनों, ये सब केवल योजनाएं नहीं है, ये मोदी जी की गारंटी है। और ये गारंटी इस बात की है कि जो योजनाएं वो शुरू करते हैं उन योजनाओं का लाभ देश के हर गरीब को मिलता है। उसका परिणाम है कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आए हैं। भाइयों बहनों, इनके साथ साथ मोदी जी ने देश के हित में भी बहुत सारे बड़े निर्णय लिए हैं। ये हमारा रानीखेत जो एक सैनिकों का केंद्र है, एक कुमाऊं रेजिमेंट का यहाँ सेंटर है, बहुत बड़ी सेना बस्ती है। हमारा पूरा उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि है। हर परिवार से कोई सेना में, कोई पैरामिलिट्री फोर्स, अर्धसैनिक बलों में, देश के किसी न किसी कोने में अपनी सेवाएं दे रहा है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं देश के अंदर जो हमारा कश्मीर है, उस कश्मीर से 370 हटाकर आतंकवाद, अलगाववाद और जिहाद को पूरी तरह से समाप्त करने का जो अभियान शुरू किया है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ है। 3 तलाक का कानून, मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति दिलाने का काम उन्होंने किया है। नागरिक संशोधन अधिनियम देश के अंदर अभी अभी लागू किया है।
और तो और हम सब जानते हैं हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम, जिनका हम हर पल और हर क्षण नाम लेते हैं। कभी भी हमको कोई परेशानी होती है तो हमारे मुख से निकलता है, क्या निकलता है? हे राम, हे राम, जय श्री राम, राम राम। तो ऐसे शब्दों का हम उच्चारण करते हैं और उनका उच्चारण करते ही हमारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, हमारे दुख दूर हो जाते हैं। भाइयों बहनों, ऐसे आराध्य देव भगवान श्री राम का मंदिर बनाने का काम भी किसी ने किया है। तो राम भक्त और राष्ट्र भक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक काम उन्होंने किया है। उन्हीं को आदर्श मानकर उनके मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड के अंदर भी पिछले 2 वर्षों के कालखंड में आप सबके आशीर्वाद से हमने अनेकों निर्णय लिए हैं, बहुत सारे चुनौतीपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुझे खुशी है कि मैं विधानसभा के चुनाव में भी आप सबके बीच में आया था और एक यहाँ का भी पृथक था रानीखेत का कि जो विधायक बनता है उसकी सरकार नहीं बनती है। ये विधायक भी आपने बना दिया, सरकार भी आपने बना दी और पूरे उत्तराखंड के अंदर एक पृथक तोड़ दिया, एक परिपाटी बदल दी, एक नया इतिहास बना दिया। भाइयों बहनों, हमने आपसे जो आपने संकल्प लिया था, जो आपसे हमने वायदा किया था कि हम समान नागरिक संहिता का कानून लाएंगे, यूसीसी का कानून लाएंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आप सबके आशीर्वाद से हम प्रदेश के अंदर यूसीसी का विधायक पारित कर चुके हैं और माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी हमको उसमें जो है अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। एक नकल विरोधी कानून हम लेकर आए हैं और उस नकल विरोधी कानून के आने से आज तमाम अपराधी, तमाम माफिया, बड़े बड़े नकल माफिया आज जेल की सलाखों के पीछे हैं और सारी परीक्षाएं अब पारदर्शिता के साथ हो रही है। गरीब माता पिता के बेटे को, बेटी को अब उनकी मेहनत, उनकी ईमानदारी, उनकी लगन, उनका परिश्रम, उनकी प्रतिभा, उनकी क्षमता को कोई रोक नहीं सकता। जिसके अंदर प्रतिभा होगी उसको चयन का अवसर मिलेगा। भाइयों बहनों, आज सारी परीक्षाएं पारदर्शिता से हो रही है। उत्तराखंड हमारा जो है देवभूमि है, यहाँ पर धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, इसका मूल स्वरूप खराब नहीं होना चाहिए। देश दुनिया के अंदर हमारी एक छवि है। इस धर्मांतरण को रोकने के लिए हम कठोर कानून लेकर आए हैं। 10 साल तक की सजा का हमने प्रावधान कर दिया है। उत्तराखंड देवभूमि के मूल स्वरूप को हम बदलने के लिए अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा हमारे हल्द्वानी में, यहीं पर बनमुलपुरा क्षेत्र में कुछ उपद्रवी लोगों ने अशांति फैलाने का काम किया, वहां पर पूरी तरह से आगजनी करने का काम किया। हमने एक एक को, कानून ने एक एक को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया, आपने देखा होगा। इसके साथ साथ हम दंगा निरोधी कानून लेकर आए हैं। अब कोई भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, आगजनी करेगा, मारपीट करेगा, पथराव करेगा, सरकारी संपत्ति हो, निजी संपत्ति हो, उसकी भरपाई, उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगाई से की जाएगी जो दंगा करेगा, जो उपद्रव करेगा। भाइयों बहनों, क्योंकि उत्तराखंड में इस प्रकार की जो आगजनी है, इस प्रकार का उपद्रव है, इस प्रकार की अशांति है, वो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तराखंड में इसकी कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी। लैंड जिहाद के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। भाइयों बहनों, अतिक्रमण से आज 4000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन हमने मुक्त कराई है। हमारी माताएं बहनें आगे बढ़े, उसके लिए हमने प्रदेश के अंदर मातृशक्ति उत्थान के उत्सव किए हैं। कहीं चेली बुआरी, कहीं बेटी बुआरी, तमाम जगह पर हमने ऐसे अनेक कार्यक्रम किए, ईजाबेड़ी कार्यक्रम किए। इसके पीछे हमारा हेतु है कि हमारी माताएं बहनें आगे आनी चाहिए, वो अपने पैरों पर खड़ी होनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि मैं जहां भी जाता हूं वहां पर पूरे कार्यक्रम में अगर 100 लोग होते हैं, 100 में से 70 मेरी बहनें होती हैं, 70 मेरी माताएं होती हैं जो हमारे आशीर्वाद देने के लिए आती हैं। जैसे हमने संकल्प लिया है कि हम मातृशक्ति का उत्थान करेंगे। 30% का आरक्षण हमने सरकारी नौकरियों में सुनिश्चित किया है। राज्य आंदोलनकारियों के लिए भी 10% का आरक्षण हमने सुनिश्चित किया है। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार लगातार नए नए फैसले ले रही है, नए नए कीर्तिमान कर रही है और ये सब आपके एक एक वोट की ताकत है। आपके वोट की ताकत के कारण से उत्तराखंड अब देश का अग्रणी राज्य बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। प्रदेश के जन जन के उत्थान के लिए हमने बहुत सारी योजनाओं को संचालित किया है। मैं उन योजनाओं का नाम लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। भाइयों बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अभी
थर्मल टेक्नोलॉजी, बहुत सारे काम यहाँ पर गिनाए हैं और बहुत सारे काम इन्होंने आगे के लिए प्रस्तावित किए हैं। वो सारे के सारे काम हम तो इनको सुनना चाहते थे, लेकिन समय की कमी है, और लोग भी बोलना चाहते थे और बहुत सारी योजनाएं के बारे में मैं भी बोलना चाहता था। तो इन्होंने अभी बताया कि हमारे मंत्रिमंडल में हमने आप सबकी मांग की, मैंने माननीय रक्षा मंत्री जी से बात करी, हमने मंत्रिमंडल में ये प्रस्ताव पारित कर दिया, इसमें निर्णय कर दिया कि यहाँ से हम भारत सरकार को भेज रहे हैं कि ये कैंट बोर्ड को जो है नगर पालिका बनाने का जो काम है उसकी प्रक्रिया यहाँ प्रारंभ की जाए, जिससे तमाम प्रकार के जो काम है वो आगे हों। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड के अंदर अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं। अगर मैं आपके इस क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ भी पूरे लोकसभा क्षेत्र में 1,20,000 घरों में शौचालय का निर्माण किया गया है। अभी आपने देखा हम दूरस्थ क्षेत्रों के लिए हवाई सेवा प्रारंभ कर रहे हैं। अभी हल्द्वानी से चंपावत, पिथौरागढ़ और मुंशियारी के लिए हवाई सेवा प्रारंभ की है। अभी पिछले दिनों हमने 18,000 करोड़ रुपए की बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां कैलाश गहलोत से पूछताछ खत्म हो गई है और कैलाश गहलोत से करीब 5 घंटे तक पूछताछ चली है। तो ये बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां कैलाश गहलोत से पूछताछ खत्म हो गई है और 5 घंटे तक पूछताछ चली है। शराब घोटाले के मामले में ईडी ने कैलाश गहलोत से पूछताछ की है और ये पूछताछ 5 घंटे तक लगातार हुई। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां शराब नीति घोटाले के मामले में कैलाश गहलोत जो मंत्री हैं उनसे पूछताछ हुई है और ईडी ने उनको समन भेजा, जहां पर वो पहले समन में ही पहुंचे और इसके बाद ईडी ने उनसे पूछताछ की। 5 घंटे तक लगातार पूछताछ हुई और शराब नीति घोटाले में उनसे पूछताछ की। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर कैलाश गहलोत से जो पूछताछ ईडी कर रही थी 5 घंटे बाद वो पूछताछ खत्म हो गई और ये पूछताछ शराब घोटाले के मामले में उनसे की जा रही थी, जो ईडी उनसे 5 घंटे तक तमाम सवाल जवाब हुए और अब शराब घोटाले में एक और नाम जो जुड़ गया है वो कैलाश गहलोत हैं, जिन्हें ईडी ने नोटिस किया, समन किया और इसके बाद उन्हें बुलाया और वो पहले ही समन में पहुंचे। इसके बाद पूछताछ शुरू हुई और पूछताछ तकरीबन 5 घंटे तक चली। तो आप सबको पता है कि इसी मामले में अरविंद केजरीवाल से भी अभी कुछ दिन पहले ही पूछताछ हुई और उसी मामले में फिलहाल वो ईडी की गिरफ्त में है, पूछताछ उनसे भी चालू है और अब उनके एक और मंत्री कैलाश गहलोत ईडी की चपेट में हैं और इसी मामले यानी शराब घोटाले नीति के मामले में उनसे भी पूछताछ की गई है। यानी कि ईडी की जो रडार है वो कैलाश गहलोत तक भी पहुंच चुकी है और वो भी अब संदेह के दायरे में आ चुके हैं और इसी वजह से उन्हें भी सम्मन किया गया और पहले ही सम्मन में वो ईडी के सामने पहुंचे और इसके बाद ईडी के सामने उनका सवाल जवाब हुआ और ये सवाल जवाब 5 घंटे तक लगातार हुआ है। तो ये बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां शराब नीति घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के एक और मंत्री जो अब ईडी की रिमांड में है, ईडी की रडार पे है और वो है शराब घोटाले के मामले में मंत्री जो आम आदमी पार्टी में है, कैलाश गहलोत। इनसे भी ईडी पूछताछ कर रही है क्योंकि शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ईडी की गिरफ्त में है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, कैलाश गहलोत से पूछताछ की गई, लगातार 5 घंटे पूछताछ हुई, क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? गिरफ्त में आते नजर आ रहे हैं, वहीं आज एक और नेता ईडी की गिरफ्त में थे। यानी कि 5 घंटे लगातार पूछताछ की गई है। ईडी का कहना है कि जिस समय शराब नीति बनाई गई थी उस समय कैलाश गहलोत थे
वो भी मौजूद थे और इन्वॉल्व थे, यानी कि जो भी नया प्लॉट तैयार होता था उसमें इन्वॉल्व है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार जिस तरह से कैलाश गहलोत को नोटिस भेजेगा, ईडी के सामने पेश हुए हैं, उन्होंने क्या क्या खुलासा हुआ है वो कुछ ही समय में क्लियर हो जाएगा। यानी कहीं न कहीं अब जो आम आदमी पार्टी के मंत्रियों की मुसीबत है बढ़ते नजर आ रही है। यानी एक तरफ गठबंधन रैली करने जा रहा था, वहीं आम आदमी पार्टी के नेता इस समय ईडी की रडार पर है। तो देखना ये होगा कि पंजाब से लेके गोवा और गोवा से लेके दिल्ली तक जिस तरह से इन्वॉल्व और केजरीवाल जो जज के सामने कहा कि मेरे यहाँ तो मंत्री आते रहते हैं जाते रहते ढेरों सारों, तो यानी कहीं न कहीं इन्वॉल्व है और पूरा अब ईडी उस पर तैयार है। वही एक चीज और खुलासा सामने हो गया, जल बोर्ड को लेकर के भी चार्जशीट तैयार की कर दी गई, यानी कि अब आम आदमी की जो पार्टी है वो उस पर मुसीबत में गिरती जा रही है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार चुनावों से पहले इतना बड़ा पहाड़ किस तरह से टूट रहा है, क्योंकि ये तक तो आम आदमी पार्टी के मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज लगातार कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है, उनके मोबाइल के पासवर्ड मांगे जा रहे हैं ताकि उनके जो सीक्रेट फाइल है, सीक्रेट जो तैयारी की जाती है चुनाव को लेकर वो कहीं निकालने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं उनके मंत्री ईडी की रडार में हो सकता है कि अभी और भी लाइन में, क्योंकि लगातार जिस तरह से ईडी के सामने खुलासा होता नजर आ रहा है, क्योंकि कैलाश गहलोत का भी शायद इसमें पूरा इन्वॉल्व है, क्योंकि पूरा उनका नाम पहले भी आ चुका था और जब आज उनका फोन जब्त किया वहीं सुधा केजरीवाल का फोन भी ईडी ने जब्त करा हुआ है। जी अजीत, तो एक सवाल ये भी है कि जिस शराब नीति घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल के पार्टी के जितने भी शीर्ष नेता हैं, चाहे वो हम संजय सिंह की बात कर लें, मनीष सिसोदिया की बात कर लें या खुद सर्वे सर्वा हम अरविंद केजरीवाल की बात कर लें और अब एक और मंत्री कैलाश गहलोत, तो क्या अब ईडी की चपेट में कैलाश गहलोत भी आते हुए दिख रहे हैं? बिल्कुल देखिए, क्योंकि जिस तरह से चार्जशीट रहेगी जिसमें 27 नाम ईडी ने की जो फाइल है 27 और 28 पेजों की, उसमें 27 नाम भी सामने आ रहे हैं, वहीं 127 फोन, क्योंकि कैलाश गहलोत का फोन जो है पुराना वो ट्रैक नहीं हो पा रहा है, उसकी भी पूछताछ की गई है। आखिरकार आपका फोन जो पुराने है वो कहाँ है, यानी कि जो डाटा है वो आधा मिटा दिया गया था, कुछ ईडी को मिला हुआ है, तो उसकी जांच चल रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कैलाश गहलोत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इन्वॉल्व में लगातार, क्योंकि परिवार मंत्री की बात कर ले कि उसके अंदर जो घोटाला है जीसीसी का वो भी उनके विभाग उन्हीं के पास है, लेकिन अब क्या लगता है कि शराब नीति के माध्यम से जो अन्य घोटाले हुए हैं जो सामने लिस्ट आ रही है, तो इसमें क्या आम आदमी पार्टी पूरी तरह से लुप्त होती नजर आ रही है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कुछ समय बाद बड़ा। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ 31 मार्च को इंडिया गठबंधन और देश भर के 28 अलग अलग विपक्षी दल रामलीला मैदान में एक स्टेज पर आएंगे। आपको बता दें कि इस रैली के लिए चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस ने भी कुछ शर्तों के साथ अनुमति दे दी है। यह रैली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ऊपर ईडी की कार्रवाई को लेकर है। इसके साथ ही देश के दो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, कांग्रेस के खाते फ्रीज करने के विरोध में इस रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली में हिस्सा लेने के लिए आम आदमी पार्टी ने देश भर में सभी विपक्षी दलों को न्योता भेजा है। तो इसीलिए मैं इसका बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन की रैली है, किसी एक व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है, और इसमें सारे पार्टियां शामिल हैं, सारे नेता शामिल हैं, और व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं है, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, निष्पक्ष चुनाव को बचाने के लिए। हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, पर जिस तरीके से डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है रोज, उसके खिलाफ है रैली। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग प्रचार करते रहते हैं कि ये एक पार्टी की रैली है, एक व्यक्ति की रैली है। इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख घटक दल हैं, उन सभी पार्टियों के प्रमुख लीडर कल इंडिया गठबंधन की तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ, ये जो रैली रामलीला मैदान में होने जा रही है उसमें वो लोग पहुंच रहे हैं। पूरे दिल्ली से अलग अलग हिस्सों से लोग इस रैली में शामिल होने के लिए कल 10 बजे रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं, और सभी लोग मिल करके जिस तरह से इस देश के अंदर लगातार विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, लगातार एजेंसियों के द्वारा उनको जो है टारगेट किया जा रहा है, और जिस तरह से ये तो हद ही हो गई है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आज केवल किसी के आरोपों के आधार पर उठा करके जेल में डाल दिया गया। जिसके आरोप के आधार पर जेल में डाला गया उसको बेल दे दी गई, और वो भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ रुपए का जो है चंदा दे देता है। तो ये जो पूरा खेल चल रहा है, इसके खिलाफ कल इस रामलीला मैदान से पूरा देश भर से इंडिया गठबंधन के लीडर आ रहे हैं।
दिल्ली के लोग मिल करके अपनी आवाज बुलंद करें। ये एक ऐतिहासिक रैली है, महारैली है और इसका जो मकसद है वो है तानाशाह हटाओ और लोकतंत्र बचाओ। श्री अरविंद केजरीवाल जी ने इसी मैदान से आम आदमी पार्टी की शुरुआत करी थी, जिसने एक देश को नया डेवलपमेंट का मॉडल दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने जो सेहत, शिक्षा और रोजगार के ऊपर आधारित था। कल सारे रिकॉर्ड पिछले टूट जाएंगे। कल इतनी बड़ी रैली होगी कि उसके बाद जो तानाशाह है, तानाशाही खत्म होगी और लोकतंत्र की बहाली होगी। और पंजाब में तो बहुत ज्यादा जोश है लोगों में। आपको जानते हैं कि पंजाब के लोग क्रांतिकारी लोग हैं और जब भी कभी आजादी की बात होती है, चाहे वो पॉलिटिकल आजादी हो, अभी जो बात है वो भ्रष्टाचार से आजादी की और तानाशाही से आजादी की है। पहले भी इमरजेंसी में भी सबसे बड़ा योगदान पंजाब का था, आजादी में भी था और इस लहर में भी जो जिसको मैं केजरीवाल मूवमेंट कहता हूं, ये केजरीवाल मूवमेंट देश का इतिहास बदल देगी। कि वो केवल और केवल अपना एजेंडे को आगे रख के चीजों को कहते हैं। प्रश्न ये है कि आज देश में हो क्या रहा है। आप देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के को अकाउंट फ्रीज कर देते हो। आप चुनाव से पहले जो है इनकम टैक्स के नोटिसेस देके दोबारा उलझा के रखना चाहते हो। चुने हुए मुख्यमंत्री, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, अरविंद केजरीवाल हो, उनको चुनाव डिक्लेयर होने के बाद आप अरेस्ट कर लेते हो। आप जो है रोजाना ये रात को ये सोचते हो कि कल नोटिस किसको भेजना है। तो ये केवल एक मुद्दों पे नहीं है, ये पूरे के पूरे, इसीलिए इस रैली का नाम लोकतंत्र बचाओ है। चुनाव डिक्लेयर होने के बाद अमूमन तौर पे इलेक्शन कमीशन जो है वो तमाम एजेंसीज को, तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को वो कंट्रोल करती हैं। लेकिन आज भी सरकार अपने एजेंडे को लागू करने में लगी हुई है। यही इस लोकतंत्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है। डेमोक्रेसी में इलेक्शन का मतलब क्या रह जाता है जब आप एक तरफ से जो है विपक्षी दलों को जो है आप प्रहार पे प्रहार करने में लगे रहते हो। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।